हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट एसी, चैप्टर नंबर 7, क्लास 12। ओके, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से गहराई में जाके उसको जानने वाले हैं कि वो अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है। जब वो वायर में होता है तो वायर के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होता है, और रजिस्टिव सर्किट होता है, ऐसे सर्किट जिनमें रेजिस्टेंस लगा होता है उनको रजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। ऐसे केस में वो करंट कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर वाले सर्किट्स में वो करंट कैसा बिहेव करता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, मुख्य रूप से अगर हम शुरुआती दौर पे बात करें तो सबसे पहले तो हम इस करंट को ही जानेंगे कि ये करंट कैसा होता है और ये वोल्टेज कैसा होता है। उसके बाद हम जाके इसकी थ्योरी को बारी बारी से एक एक करके लेयर बाय लेयर उसकी हम उधेलेंगे। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। ओके बच्चों, मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक वायर है और उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। एक वायर को किससे कनेक्ट करके रखा बच्चों? बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, हमारा डीसी करंट इसमें रहेगा। तो सबसे पहले हम डीसी करंट को समझ लें तो हमें एसी करंट समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ओके, तो अगर हम इस वायर को थोड़ा सा जूम कर लें, इस प्रकार से मोटा मोटा वायर बना लें थोड़ा सा, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। सबको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे। तो इस वायर के अंदर 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 क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगता है? फोर्स लगता है साहब। इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है? फोर्स लगता है, और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इस प्रकार से ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ऐसे 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 करके टक्कर लगते लगते वो मोशन करने लगते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं। टकराते टकराते हुए आते हैं, डायरेक्टली स्मूथली वो फ्लो नहीं करते। ठीक है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, इस प्रकार से वो ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ओके, अगर हम इसी हालत में ये इलेक्ट्रॉन जो बैटरी लगी थी, अगर हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लगा दें, तो क्या होगा? अचानक से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे, है ना। फिर हम इधर पॉजिटिव कर दें और इधर नेगेटिव लगा दें तो इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आने लगेंगे, और ऐसा हम बार बार करें, ऐसा हम बार बार करें। इस पॉजिटिव जो आपकी जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स को हम बार बार चेंज करें, बैटरी को इधर करें, फिर इधर लगाएं, 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 तो आपको क्या लगेगा? आपको क्या महसूस होगा? जो फीलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन बन जाइए अगर आप, तो आपको फीलिंग कैसी लगेगी कि आपको बार बार कोई इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इधर फोर्स लगा रहा है, कोई उधर फोर्स लगा रहा है। जब बैटरी का टर्मिनल इधर होगा पॉजिटिव, तब आप पे इधर फोर्स लगेगा, और जब बैटरी का टर्मिनल इधर वाला पॉजिटिव होगा तब आप पे इधर फोर्स लगेगा। तो आप अपनी जगह पर ही ऐसे ऐसे आगे पीछे मोशन करने लगेंगे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाएंगे। अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स बार बार जल्दी 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 चेंज करने लगे तो, है ना, कुछ ऐसी ही फीलिंग आएगी। बिल्कुल बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में इंडक्शन में हमने बच्चों एक डिवाइस समझी थी, एसी जनरेटर, जिसमें हमने क्या किया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, उसको रोटेट किया था, और रोटेट करने से बच्चों फ्लक्स चेंज हुए थे, और फ्लक्स चेंज होने के कारण से अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जब भी फ्लक्स चेंज होते हैं तो क्या इंड्यूस होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इन एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और वो ईएमएफ कितना होता था? और वो जो ईएमएफ था वो हमारा कुछ इस टाइप का था, E = E0 sin ωt। कुछ इस तरीके का ईएमएफ हम लोग निकाल के रखे थे अपना चैप्टर नंबर 6 इंडक्शन में। ठीक है बच्चों, ये जो ईएमएफ हमने निकाला था, इंडक्शन के थ्रू जो हमारा ईएमएफ बना था, उस ईएमएफ की बच्चों खास बात क्या थी? वो साइनसोइडल था। साइनसोइडल था, मतलब इस ईएमएफ की खास बात ये है बच्चों कि ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर हम ये वाला सोर्स
सर्किट में अगर हम लगा दें इस प्रकार से, तो बार बार इसका पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल का मतलब ये है बार बार इसके टर्मिनल अपने आप चेंज होते हैं, बार बार इसके टर्मिनल्स अपने आप चेंज होते हैं। किसी समय पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, किसी दूसरे समय पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर किसी समय पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, फिर किसी दूसरे समय पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, और वो अपने आप चेंज होते हैं, हम चेंज नहीं करते, अपने आप चेंज होते हैं, एक पीरियोडिकली चेंज होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल तो ये नेगेटिव साइकिल, फिर ये पॉजिटिव साइकिल, फिर ये नेगेटिव साइकिल, फिर एक पॉजिटिव साइकिल, फिर एक नेगेटिव साइकिल। तो इस तरीके से ये अपने आप एक निश्चित टाइम पीरियड पे ये चेंज होते रहते हैं। ऐसे वोल्टेज को हम लोग एसी वोल्टेज बोलते थे, है ना। चैप्टर नंबर 6 में इतना हमने बता दिया था कि ये हमारा एसी वोल्टेज है, क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इसलिए ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है अपना। ओके बच्चों, अब हम इसको बहुत लॉजिकली समझना चाह रहे हैं कि साहब ये है क्या चीज़। जरा बच्चों इस बात को समझिए कि इस प्रकार का वोल्टेज जब हम इस प्रकार, ये इसका साइन होता है बच्चों, चिन्ह होता है, ठीक है, एसी वोल्टेज का चिन्ह। इस प्रकार का वोल्टेज जब हम एक सर्किट में लगाएंगे, मान लें वो सर्किट आपका रजिस्टिव सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने और कुछ नहीं लगाया, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लगाया, कोई और चीज़ नहीं लगाई, केवल रेजिस्टेंस लगाया है। तो इस प्रकार के सर्किट में हम करंट को अगर फाइंड करें तो करंट क्या होगा। वैसे तो मैं डायरेक्शन नहीं बना सकता करंट की, क्योंकि करंट चेंज हो रहा होगा, जिस समय ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, उस समय के लिए तो हमने डायरेक्शन सही बना दी है, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन तुरंत पलट जाएगी। तो करंट कभी क्लॉकवाइज होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और वो हर निश्चित टाइम पीरियड के बाद चेंज हो रहा होगा, क्योंकि ये टर्मिनल्स एक फिक्स टाइम के बाद चेंज हो रहे हैं, हम चेंज नहीं कर रहे जैसा कि हमने शुरुआत में किया था। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसमें करंट की इक्वेशन फाइंड करना चाहें तो सिंपली हम I इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, E अपॉन आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू E अपॉन आर, जो भी इसका EMF है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो EMF डिवाइडेड बाई R, सिंपल। तो आप E की वैल्यू रख दीजिए, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R, ये आ गया करंट I। बच्चों I इज इक्वल टू E अपॉन आर, ओम्स लॉ। तो E नॉट अपॉन आर क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर, I नॉट। तो I की जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इस छोटा सा गणित लगा के देखें, छोटा सा मैथ लगा के देखें, ओम्स लॉ लगा के देखें, तो हमको पता चलता है कि केवल वोल्टेज ही साइन का फंक्शन नहीं है, केवल वोल्टेज ही साइनोसॉइडली अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसमें जो करंट होगा वो भी अपनी साइन के हिसाब से ही डायरेक्शन चेंज करेगा। और हमको ये समझ में भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा तब करंट क्लॉकवाइज होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बना के देखें, करंट का ग्राफ बना के देखें, तो वो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, साइन का फंक्शन, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, ये करंट है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है, जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है। करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, जिसको हम I नॉट बोल रहे हैं यहाँ पे, I नॉट। ओके, उसके बाद करंट फिर से कम होने लगेगा, क्योंकि वोल्टेज कम होने लगा है। ओम्स लॉ को ध्यान रखिए, करंट कम होने लगेगा, वोल्टेज उल्टा हो जाएगा तो करंट भी उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर कम होने लगेगा, क्योंकि वोल्टेज कम होने लगा है। तो वोल्टेज के जैसा ही बिल्कुल करंट भी चल रहा है, जैसा जैसा वोल्टेज हमने 6वें चैप्टर में निकाला था, बिल्कुल वैसा वैसा ही यहाँ पे करंट भी निकल के आया है। अगर वोल्टेज इस डायरेक्शन में मैक्सिमम बढ़ रहा है तो करंट भी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, अगर वोल्टेज इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो करंट भी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। क्लॉकवाइज अगर वोल्टेज है तो करंट भी क्लॉकवाइज ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर वोल्टेज है तो करंट भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। जैसा वोल्टेज वैसा करंट, ओम्स लॉ, सिंपल। ओके, तो ये जो करंट की इक्वेशन हमने फाइंड की है बच्चों, ये हमने मैथमेटिकली फाइंड कर ली है, या आपको बोलें क्योंकि हमने फिजिक्स के हिसाब से ओम्स लॉ लगा के फाइंड कर ली है। इसको हम और गहराई से जानना चाहते हैं, थोड़ा और गहराई से, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये भी चीज़ अच्छी है, काफ़ी अच्छे से हमको समझ में आ गया है कि हाँ
वोल्टेज अगर साइनोसॉइडल है तो डिवाइडेड बाई आर कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करंट भी साइनोसॉइडल ही आएगा, करंट भी हमारा साइन जैसा फंक्शन ही आएगा। वो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो सीधी बात है फोर्स बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन तेज हो जाएगा, और वोल्टेज अगर कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन भी धीरे हो जाएगा, तो करंट अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ेगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। हम बच्चों इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाह रहे हैं, इसको फील करना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, चलिए भाई थोड़ा सा फीलिंग कर लेते हैं इसकी भी। मान ले बच्चों हमने एक इसी प्रकार का वोल्टेज लगाया, एसी वोल्टेज, जो बार बार अपना प्लस माइनस चेंज कर रहा है, तो मैं दोनों तरफ प्लस और माइनस बना दिया, और ये रहा हमारा वायर, ये रहा हमारा वायर। इस चैप्टर में बच्चों शुरुआत में हम केवल करंट को ही जानना चाहेंगे, केवल करंट को ही जानना चाहेंगे शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स में, कि भैया करंट है कैसा, ये कैसी करंट है। डीसी करंट तो बड़ा आसान होता है, इस करंट में ऐसा क्या खास है जो इसके पीछे पड़ के रह गए हैं। बच्चों ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर करंट है, और इसको समझने के लिए हमको इसको टाइम देना पड़ेगा। 1-2 लेक्चर्स इसके अच्छे से सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, आधे घंटा अच्छे आसानी से बहुत फोकस के साथ आपको सुनना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए जरा हो क्या रहा है। मान लीजिए किसी एक समय पे ये पॉजिटिव इधर है और निगेटिव इधर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ। कोई भी इलेक्ट्रॉन इस वायर का, किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, तुरंत टर्मिनल्स चेंज हुए तो इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगेगा, फिर तुरंत टर्मिनल चेंज हुए, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, फिर टर्मिनल चेंज हुए, इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगेगा। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में अगर हम आपसे पूछें कि वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, किसी डायरेक्शन में नहीं, वो अपनी जगह पे ही ऐसे 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 ऑसिलेट टाइप का कर रहा है, ऑसिलेशन टाइप का कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी जगह पे ऐसे 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 ऑसिलेशन टाइप का कर रहा होगा, क्योंकि साहब कभी ये पॉजिटिव होता है, कभी ये पॉजिटिव होता है, कभी इधर पॉजिटिव होता है, कभी उधर पॉजिटिव होता है, कभी इधर पॉजिटिव, कभी उधर पॉजिटिव, तो वो कंफ्यूज है कि किधर जाएं, इधर जाएं तब तक वो खींच लेता, उधर जाए तब तक ये खींच लेता, तो वो अपनी जगह पे ही ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जिग 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 जिग। इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑसिलेट कर रहा होगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी बार बार ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी बार बार ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी बार बार ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी बार बार आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा होगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी बार बार आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा होगा। तो असलियत में कंडीशन क्या बन रही होगी, अगर ये आपके पास सीधा सीधा वायर है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ इधर जा रहे होंगे, फिर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ इधर जा रहे होंगे, फिर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ इधर जा रहे होंगे, एक डांस टाइप का बन रहा होगा। हर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर हम स्थिति के बारे में बात करें तो वो ऑसिलेट कर रहा होगा, उसमें ऑसिलेशन हो रहा होगा, क्योंकि फोर्स ही कुछ ऐसा लग रहा है, तो वो भी कुछ ऑसिलेशन टाइप का ही करेगा। ठीक है, बार बार इधर वाला पॉजिटिव होता है तो वो इधर आ जाता है, इधर वाला पॉजिटिव होता है तो वो इधर आ जाता है, तो बार बार वो आगे पीछे मोशन करेगा, और इसी मोशन को तो वाइब्रेशन बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एसी सर्किट्स में, मूव नहीं करते, ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेशन भी एक प्रकार का मोशन ही है। मूव करने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो शिफ्ट नहीं होते, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनमें मोशन नहीं होता स्मूथली, या ड्रिफ्टिंग नहीं होती, वो अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो जितने भी आपके एसी में जितने भी सर्किट्स आपको मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं करेगा साहब, वो अपनी जगह पे ही क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, आगे पीछे 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 आगे पीछे, इस प्रकार का ऑसिलेशन इस इलेक्ट्रॉन के साथ होने वाला है। तो ये बड़ा ही उत्सुक विषय है। जब एक जैसा एक तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उसके लिए हमारा इतना बड़ा चैप्टर बन गया था डीसी वाला, चैप्टर नंबर 3। इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं, इसमें तो बड़ा मजा आएगा सीखने में, बड़ी कठिनाई होगी, और कठिनाई में तो मजा आता ही है। ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर को हम मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हम चाहेंगे इसकी जो मैथमेटिक्स है उसके पीछे की फिजिक्स जानना, और यही कारण है हम इसका आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा डीप इलेक्ट्रॉन के अंदर तक आप पहुंच जाइए, इलेक्ट्रॉन लेवल तक आपको समझ में आने लगेगा। सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ इधर जाएंगे ऐसे, फिर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसे जाएंगे, फिर सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, फिर सारे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। जैसे भजन में लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं,
बिल्कुल वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसे 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 करके डांस कर रहे होंगे। किसी एक पर्टिकुलर को देखोगे तो वो ऐसे 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 करके डांस कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम ऑसिलेशन को पकड़ लें कि भैया एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है और वायर के सारे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं, एक जैसा ऑसिलेशन हो रहा होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक जैसा मोशन हो रहा होगा, सारे 1 मिलीमीटर मान लीजिए शिफ्ट हो गए, फिर सारे 1 मिलीमीटर इधर शिफ्ट होंगे, फिर सारे 1 मिलीमीटर इधर शिफ्ट होंगे, फिर सारे 1 मिलीमीटर इधर शिफ्ट होंगे। 1 मिलीमीटर हालांकि बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाता है, लेकिन इतना तो नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो इसको समझ लीजिए, मान लें हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज को हम ऑसिलेट करा रहे हैं। तो ऑसिलेटेड चार्ज को हम कैसे समझें? एक डायरेक्शन में साफ ड्रिफ्ट होता है चार्ज, उसको तो हम समझ गए कि क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट बन रहा है। इसको कैसे समझें? ये हमारे पास एक नई समस्या आ गई, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल नया है, तो ये समस्या भी हमारे लिए बिल्कुल नई है, इसलिए इसकी गहराई तक जाके इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो मान लीजिए हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ा, यहां पे बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे किसी भी ऑसिलेशन की वेलोसिटी क्या होती है? 0। फिर जैसे ही ये मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कैसी होगी बच्चों? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और फिर मीन पोजीशन से जैसे ही अपने दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी फिर से कैसी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी कैसी है? 0 0, जबकि मीन पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है? मैक्सिमम। ऐसा ही होता है ऑसिलेशन, सबको पता है। ज्यूं करके निकल जाता है, फिर ज्यूं करके निकल के आता है पीछे, फिर ज्यूं करके झूला टाइप का ऑसिलेशन, है ना बच्चों? बिल्कुल। हम इस ऑसिलेशन को क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इसके बिना हम एसी वायर के अंदर जो हो रहा है वो कैसे समझेंगे? क्योंकि वायर के अंदर भी यही हो रहा है। अगर हम इसको समझ लिए तो हम सबको समझ लेंगे। ओके बच्चों, तो जरा इसको देखिए, इसकी अगर हम वेलोसिटी के साथ समझें तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे मैक्सिमम हो गई, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो जाएगी किसी जगह पे, फिर वेलोसिटी कम होते 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 0 हो जाएगी। बच्चों करंट को हम वेलोसिटी के हिसाब से समझ सकते हैं, क्योंकि करंट होता है बच्चों किसी चीज का फ्लो होना, और वेलोसिटी होगी तो करंट होगा। I बराबर NA VD। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो हम इसके करंट का ग्राफ बनाएं वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए। वेलोसिटी 0 एट t बराबर 0, टाइम एक्सिस और करंट की एक्सिस। तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो करंट 0। फिर बच्चों वेलोसिटी बढ़ेगी, बहुत बुरी तरीके से बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बड़ी 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 मैक्सिमम हो गई भाई वेलोसिटी। उसके बाद वेलोसिटी कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, 0 हो गई, तो वेलोसिटी कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, 0 हो गई। जब वेलोसिटी 0 तो करंट भी 0, जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। दिस इज मैक्सिमम करंट I0। उसके बाद वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी किसी एक समय पे, करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी कम होते 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 0 हो जाएगी, और बच्चों करंट भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि एसी करंट में अगर हम एक एसी वोल्टेज लगा दें सर्किट में, एक वायर के अक्रॉस एसी वोल्टेज लगा दें, तो अगर हम ओम्स लॉ के हिसाब से देखें तो करंट कैसा निकल के आता है? साइनोसॉइडल। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये तो हमारा ओम्स लॉ के हिसाब से हमें समझ में आया कि करंट भी साइन के हिसाब से है। अगर हम लॉजिकली देखें तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव बार बार चेंज हो रहे होंगे, और उसके कारण से यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे होंगे, और ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल का अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं तो आपका साइन वाला ग्राफ ही बनता है, बिल्कुल साइन वाला ग्राफ। तो करंट कैसा चलेगा इस सर्किट में? साइन जैसा चलेगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, मान लीजिए इसको क्लॉकवाइज तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में जब चार्ज जाएगा तो किसी एक डायरेक्शन में करंट होगा, जब चार्ज दूसरी डायरेक्शन में ऑसिलेट करने के लिए मोशन करेगा तो करंट दूसरी डायरेक्शन में होगा। फॉर सिंप्लिसिटी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में जब चार्ज जाएगा तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, जब चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इससे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों कर रहा है।
क्यों कर रहा है साहब? करंट अपनी डायरेक्शन चेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि चार्ज पे फोर्स जो लग रहा है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये जो AC वोल्टेज लगाया है हमने, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल जब इधर होता है तब चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मोशन करता है, और जब पॉजिटिव टर्मिनल इधर वाला होता है तब इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में मोशन करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपना बार बार मोशन की डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो करंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब बस समझना हमको ये है कि वो साइनोसॉइडल ही कैसे। तो हमने देखा कि वेलोसिटी ऑसिलेशन में साइनोसॉइडल मोशन करती है, 11th क्लास में हमने सबने पढ़ा है। इसलिए वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है, करंट भी साइनोसॉइडल मोशन ही करेगा, साइनोसॉइडली ही चेंज करेगा, चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन है, इससे हम समझ सकते हैं। केवल ओम्स लॉ के आधार पर हम ये नहीं कहेंगे कि सर्किट में, चूंकि वोल्टेज सर्किट में E = E0 sin ω t है, इसलिए जो करंट होगा, करंट E/R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I = E की वैल्यू रख दोगे E0 sin ω t डिवाइडेड बाई R, E0/R। E/R को अगर हम I बोल रहे हैं तो E0/R को हम क्या बोलेंगे? I0। केवल इसी तरीके से हमको ये नहीं समझना है कि करंट भी साइन के हिसाब से ही वेरी कर रहा है इस सर्किट में। हमको रियल लॉजिकल वे से भी समझना है कि कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं चार्ज, और ऑसिलेशन का मतलब ही हमारा हो जाता है कि उसकी वेलोसिटी चार्ज की बार बार चेंज हो रही है, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। इसलिए करंट ऐसा हो रहा है, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यू भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो बच्चों डेफिनेशन पे आते हैं। AC करंट की डेफिनेशन क्या होती है? AC करंट होता है ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता रहे, कंटिन्यूअसली अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता रहे। ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता रहे, देखो बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, घट रहा, घट रहा, घट रहा, घट रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, घट रहा, घट रहा, घट रहा, घट रहा, और डायरेक्शन भी पीरियडिकली चेंज करे, किसी एक निश्चित टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता रहे। ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्शन चेंज हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसमें ऑसिलेशन हो रहे हैं बार बार, बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेशन होते हैं। इनको समझेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर में। ठीक है बच्चों, ओके। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, ओके, बिल्कुल। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। जबकि डायरेक्ट करंट क्या होता है? वो एक फिक्स डायरेक्शन में चलता है, उसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही हो तो हो सकती है डायरेक्ट करंट में भी वैल्यू चेंज हो सकता है, कोई फ्लक्चुएशन आ गया हो तो, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएशन रह सकता है डायरेक्ट करंट में भी, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। वो एक ही डायरेक्शन में करंट होगा, एक ही डायरेक्शन में फोर्स ही लगाती है बैटरी, इसलिए। ओके बच्चों, तो ये रही हमारी डेफिनेशन अल्टरनेटिंग करंट की। तो इस प्रकार से करंट हमारे ये जो सर्किट्स आपको दिखते हैं, पंखे वाले सर्किट्स या जो भी आपके स्विच बोर्ड में सर्किट्स होते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट्स होते हैं, हमारे घर में जो बत्ती आती है, जो लाइट आती है, उसके जो सर्किट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं करता बच्चों। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता है। और यही कारण है, अगर आप धोखे से नंगे तार को पकड़ लें तो आपके अंदर जो आयंस होती हैं वो भी ऑसिलेट करने लगती, ऑसिलेट करने लगती, ऑसिलेट करने लगती। इसलिए आपको वाइब्रेशन जैसा फील होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है उनका, वो अंदर ही अंदर वाइब्रेट करने लगती है, इसलिए आपको अंदर ही अंदर वाइब्रेशन सा महसूस होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। आप उसको फील भी किए होंगे जब आपको करंट लगा होगा, तो उस वाइब्रेशन को, आपके अंदर जो आयंस हैं उनमें जो वाइब्रेशन हो रहा है। ओके, काफी अच्छी बात है। कुछ टर्म्स हैं बच्चों जो हम इस चैप्टर में करंट को समझने के लिए यूज करेंगे, और वो टर्म्स ये हैं। पहला टर्म बच्चों हमको पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्योंकि करंट अगर हम मान लें तो ये करंट का ग्राफ बना दिया हमने। AC सर्किट में जो करंट वेरी करता है कुछ इस प्रकार से, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, फिर घटता घटता घटता, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती 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 होती, फिर घटता बढ़ता, ये कुछ इस प्रकार से करंट रहता है। एम्पलीट्यूड होता है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, उसको बोलते हैं करंट का एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड
एम्पलीट्यूड। तो ये रहा आपका आई नॉट या आई मैक्स एम्पलीट्यूड, इस डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में ये रहा आई नॉट। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक बार ऑसिलेट करने पर कितना टाइम लग गया उस चार्ज को, यहां से चला चार्ज, ऐसे गया ऐसे गया, और जब तक चार्ज ने इतना मोशन कर लिया करंट इतना बन चुका था, ठीक है, ऐसे गया, मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, जीरो हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, जीरो हो गया। तो एक बार जब चार्ज ऑसिलेट कर लेता है तो उतनी देर में इतना करंट बन जाता है। तो कितना टाइम लग गया चार्ज को एक ऑसिलेशन करने में, या करंट को एक बार ऑसिलेट करने में कितना टाइम लग गया, उसको बोलते हैं बच्चों टाइम पीरियड। एक बार ऑसिलेट करने में कितना टाइम लग गया, एक चक्कर लगाने में, ऑसिलेट करने में कितना टाइम लग गया, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम पीरियड। एंड समय बराबर 2π/ω। ओके, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो गए हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये सारे टर्म्स यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को, किसी को भी ये फील नहीं होना चाहिए कि हमने 11th क्लास में वेव्स एंड ऑसिलेशन अच्छे से नहीं समझा था या समझ पाए थे किसी कारणवश, तो क्या हमको ये चैप्टर समझ में आएगा? बिल्कुल, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। इतनी सी बात भी आपको ऐसी नहीं लगेगी जो हम ना समझ पाएँ है। हम उसी कॉन्सेप्ट से ही समझाएंगे हर चीज़, लेकिन वो चीज़ एक अलग अंदाज से ही बताई जाएगी, जिससे कि आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि हाँ हमने 11th में वो चीज़ छोड़ दी थी इसलिए यहाँ पे दिक्कत हमको महसूस हुई। ठीक है बच्चों? ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम। तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, ω/2π, क्योंकि वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी 1/T। ओके, चलिए, वेरी गुड बच्चों। एक प्रॉब्लम आती है एसी में, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम जनरली ये नहीं बोल पाते, हम जनरली ये नहीं बता पाते कि डीसी में तो ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास बैटरी है और ये कुछ रेजिस्टेंस है और इसमें करंट 2 एम्पियर है, इस प्रकार से हम बोल देते हैं, क्योंकि करंट इसमें लगभग सेम रहता है, चेंज नहीं होता। 2 एम्पियर, अगर आपकी बैटरी और रेजिस्टेंस फिक्स है तो लगभग सेम रहेगा, चेंज नहीं होता करंट। ओके, हाँ वो बात अलग है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो तो इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट हो जाए और हीटिंग इफेक्ट के कारण से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए और करंट कम हो जाए, वो थोड़ी अलग बात है। ठीक है, अगर हम कम टाइम के लिए देखें तो ये करंट चेंज नहीं होता, तो हम बोल देते हैं कि साफ सर्किट में 2 एम्पियर करंट है या 3 एम्पियर करंट है या 4 एम्पियर करंट है। एसी में कैसे बोलेंगे? एसी में तो बोलना बड़ा मुश्किल है, करंट चेंज हो रहा है, हर क्षण प्रति क्षण चेंज हो रहा है करंट, हर सेकेंड में तो वो 50 बार 60 बार चेंज हो जाता है, हर पल में वो चेंज हो रहा है। तो वहां पे हम कैसे बताएंगे कि सर्किट में करंट कितना है? ये बहुत बड़ी समस्या आ गई लोगों के सामने कि ठीक है आपने जनरेटर तो बना दिया, ऐसा जनरेटर बनाया है उससे करंट भी आपको मिल रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया को चार्ज बार बार ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, फिर 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 ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, इसीलिए करंट बार बार कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, करंट कभी क्लॉकवाइज है, कभी एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, कभी एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ इस प्रकार का करंट रहता है सर्किट में। उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, घटेगी, जीरो होगी। ठीक है, बिल्कुल चार्ज के ऑसिलेशन के साथ आप कंपेयर करेंगे, जब चार्ज की वेलोसिटी जीरो होगी उस समय करंट की वैल्यू भी जीरो होगी, चार्ज की वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी उस समय करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, चार्ज की वेलोसिटी जब जीरो होगी उस समय करंट की वैल्यू भी जीरो होगी। फिर जब चार्ज की वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी तो करंट की वैल्यू भी उल्टी डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ऐसे करंट को हम समझे कैसे जो बार बार चेंज हो रहा है? समझ तो लिया है, बताएं कैसे कि कितना है, क्योंकि जब तक बताएंगे तब तक चेंज हो जाएगा। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। तो लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम एवरेज करंट की बात करें, क्यों ना हम एवरेज करंट की बात करें, किसी को बताने के लिए। केवल हमको पता है वो करंट चेंज हो रहा है और वो इस प्रकार से चेंज हो रहा है सर्किट में, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक का एवरेज अगर निकाल लें तो हम ये बोल सकते हैं कि टी टाइम, एक सर्किल हो गया ना, पूरा एक साइकिल हो गया, तो हम ये बता सकते हैं कि सर्किट में 2 एम्पियर करंट है, एवरेज करंट ऑन एन एवरेज इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट है, ऐसा हम बोलने योग्य हो जाएं। अगर हम एवरेज वाला टर्म इंट्रोड्यूस कर दें
इसमें तो, क्योंकि वैसे तो नहीं बता सकते कितना एम्पियर करंट है, क्योंकि जब तक बताएंगे तब तक चेंज हो जाता है। देखिए बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ये करंट, ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। वैसे तो हम बता ही नहीं सकते कि सर्किट में कितना करंट है, तो हम क्या बताते हैं, कोशिश करते हैं एवरेज बताने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज इस सर्किट में कितना करंट है। तो अभी हमारा इस चैप्टर में शुरुआत में हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि ये पता लगाएं कि इस चीज का आंसर हम कैसे देंगे कि सर्किट में कितना करंट है। तो सुझाव तो ये आया है कि एवरेज बोलेंगे हम, ऑन एन एवरेज बता दिया करेंगे कि ऑन एन एवरेज इस सर्किट में इतना करंट है, इस सर्किट में इतना करंट है, इस सर्किट में इतना करंट है। एक साइकिल का एवरेज निकालेंगे। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में एवरेज करंट की वैल्यू निकाल के फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एवरेज करंट कितना होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू का आधा होगा या मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि बच्चों चेंज हो रहा है, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये मैक्सिमम है, उससे कम भी है, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर कम हुआ, बार बार चेंज हो रहा है, तो हमको एवरेज तो निकालना ही पड़ेगा। अब वो मैक्सिमम का आधा है या मैक्सिमम का 1/4 है या 1/3 है, वो कितना है, कैसा है, ये हम अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। यहाँ पे हम हर चीज़ को दो तरीके से सीखेंगे। पहला तो फिजिकली, जिसको आप थ्योरेटिकली भी बोल सकते हैं, जिसमें हम अपने लॉज लगाएंगे, और दूसरा उस सर्किट के अंदर घुस जाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ऑसिलेशन चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ये हमारे चैप्टर का पहला क्लास है। ओके, थैंक यू।